Hello and welcome you all to this e-learning platform of Padlo India and I am your physics mentor Dimple. आज हम पढ़ने वाले हैं dual nature of radiation और matter. मीन जो इलेक्ट्रॉन है उसका डुअल नेचर होता है. इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और एक वेव की तरह भी बिहेव करता है. उसका डुअल नेचर है. जैसे हम कहते हैं ना किसी इंसान के दो चेहरे होते हैं कि वो कभी किसी की तरह बिहेव करता है और कभी किसी तरह बिहेव करता है. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन है उसका जो है वो डुअल नेचर है. कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी वो एज अ वेव बिहेव करता है. तो वो हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में. तो इसके लिए सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स होते हैं जिसके अंदर कंडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है. तो हाई कंडक्टिविटी का मतलब है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, जो क्या करते हैं कंडक्टिविटी मेटल्स की जो है वो बढ़ाते हैं. कंडक्टिविटी मींस कि कितने आसानी से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करते हैं. यानी कि कंडक्शन स्टेट, वैलेंस स्टेट से कंडक्शन स्टेट में जंप करते हैं क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मेटल सरफेस से बाहर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो बहुत ज्यादा होते हैं मेटल्स के अंदर क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब सरफेस ऑफ द मेटल या फिर किसी भी सरफेस से जब वो बाहर निकलते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन. वो बाहर कब निकलते हैं, वो बाहर तब निकलते हैं जब उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो कि वो अपना जो बॉन्ड है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो उस बॉन्ड को तोड़कर ओवरकम करके इतनी एनर्जी उसके पास है कि वो उस सरफेस से बाहर निकल सके. तो मिनिमम एनर्जी कुछ जरूरी रिक्वायर्ड होगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए. क्योंकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मेटल से अपने आप ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते रहते हैं. नहीं होता. ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो सपोज ये सरफेस ऑफ मेटल है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन सपोज बाहर निकल गया, ऐसी अगर एक इलेक्ट्रॉन सपोज बाहर निकल गया तो क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की जगह पर, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ जाएगा. तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप नहीं कर पाते बाहर जब तक कि मिनिमम एनर्जी जो इस बॉन्ड को, जो ये पॉजिटिव जो पुल है इलेक्ट्रॉन का जो उसको अंदर खींच लेती है, जब तक वो इस एनर्जी या इस बॉन्ड को ओवरकम करने के लिए उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, तब तक वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस ऑफ मेटल को छोड़ नहीं पाएगा. तो एक मिनिमम एनर्जी जरूर रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए मेटल सरफेस को. उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन. क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई नोट से हम डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस. वर्क फंक्शन का मतलब है कि वो मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है, सफिशिएंट होती है ताकि वो मेटल सरफेस से बाहर जंप कर सके, ताकि वो अपने बॉन्ड्स को ओवरकम करने के लिए उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई नोट. और ये ईवी में यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाती है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. तो 1 ईवी इज इतना जूल. तो इतनी इस यूनिट में ये वर्क फंक्शन जो है वो मेजर किया जाता है कि कितने ईवी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए ताकि वो मेटल सरफेस से बाहर निकल सके. तो ये जो वर्क फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है कि मेटल के सरफेस का नेचर क्या है, कि क्या मेटल जो है सरफेस है वो किस नेचर का है और क्या क्या प्रॉपर्टीज है उस मेटल की, कि नेचर क्या है और उस मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है, उस पे डिपेंड करता है हमारा वर्क फंक्शन. ये ऑब्जर्वेशन हॉवर्ज और लेनार्ड ने भी ऑब्जर्व किया जब ये इलेक्ट्रॉन एमिशन वाली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें, उससे पहले हॉवर्ज और लेनार्ड ने ऑब्जर्वेशन करी. उन्होंने ये देखा कि जो फोटो करंट है, फोटो करंट मीन जो फोटोन जो करंट कैरी करते हैं, जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो करंट होता है वो होता है हमारा करंट.
तो जो फोटो करंट है यानी कि फोटोन के मूवमेंट से जो हमें करंट मिल रहा है उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। तो है हार्वर्ड और लेनार्ड ने वेरिएशन स्टडी करी फोटो करंट की, किसके? पोटेंशियल के हिसाब से उन्होंने क्या करी, फोटो करंट की वेरिएशन स्टडी करी पोटेंशियल के वर्सेस। मींस एक तरफ उन्होंने स्टडी किया कि फोटो करंट जो है वो कितना वेरी करेगा अगर मैं पोटेंशियल में वेरिएशन लाऊं, या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर इंटेंसिटी में वेरिएशन में, इन सब के वेरिएशन से फोटो करंट में क्या क्या चेंज आता है, वो सबकी स्टडी जो है वो किसने करी? हार्वर्ड और लेनार्ड ने। उन्होंने ये देखा कि जब यूवी लाइट जो है वो फॉल होती है एमिटर प्लेट पे, जब एक एमिटर प्लेट है उस पर अगर हमने यूवी लाइट फेंकी तो उस यूवी लाइट से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होने लग जाते हैं। उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं उस सरफेस से, और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है वो स्मॉलर होती है एक सर्टेन मिनिमम से, तो कोई भी एमिशन नहीं होता। ये उन्होंने स्टडी किया और उन्हें ये देखा कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो मटेरियल का नेचर क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे पहले हम देखते हैं कि फोटो जो हमारा एमिशन है, जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है, वो किस किस तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है हमारा थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक नाम से पता चल जाना चाहिए, थर्म मींस हमने उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करी और उस थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? एमिशन हुआ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक एमिशन, जिसमें हमने हीटिंग करी और उसमें हमें उस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करी और इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? एमिशन हुआ मेटल सरफेस से। एक होता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करा और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड करा गया। जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁸ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अगर अप्लाई करा मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर एमिट हो जाते हैं या फिर किए जा सकते हैं। तो दूसरा प्रोसेस क्या है एमिशन का? वो है फील्ड एमिशन। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से। पहला क्या था? थर्मियोनिक मींस थर्मल एनर्जी या फिर हीटिंग करके इलेक्ट्रॉन एमिशन करना। थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या है कि हमने लाइट जो है वो इल्यूमिनेट करी मेटल सरफेस पे, जिससे क्या हुआ? फोटॉन्स निकले और उस फोटॉन्स के निकलने से क्या हुआ? एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट, जिसकी वजह से वो मेटल सरफेस से एमिट हो सके। तो इसको हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए उस फोटोन के पड़ने पर मेटल सरफेस के, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इससे जो करंट जनरेट हुआ उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कि ये हमारा जो पूरा डायग्राम है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसमें क्या है, हमने क्या लिया, एक ग्लास ट्यूब ली इवैक्यूएटेड, उसके अंदर दो प्लेट है, एक कैथोड है और एक एनोड है, कैथोड और एनोड। और ये जो है वो पूरा किससे? हमारा सप्लाई, पावर सप्लाई है, जिसमें हमें वोल्ट और बैटरी से कनेक्टेड है, जिससे हमें ये जो प्लेट्स है उसको क्या मिल रही है? वोल्टेज मिल रही है। प्लेट्स को क्या मिल रही है? वोल्टेज। यहां पर एक विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो, जहां से हमारा सोर्स जो है वो यूवी लाइट या फिर मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो एमिट, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो इल्यूमिनेट करता है इस कैथोड ट्यूब पर, जहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं। तो होता क्या है कि ये जो सोर्स विंडो है, यहां से सोर्स विंडो से हमारा मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो इल्यूमिनेट होती है। कहां पर? इस कैथोड सरफेस पे, इस कैथोड प्लेट पर जब ये लाइट एमिट होती है, जब ये लाइट हमने इल्यूमिनेट करी, तो क्या हुआ? इसका मतलब हमने उसमें फोटॉन्स जो है वो यूवी लाइट या फिर फोटॉन्स जो है वो उस पर डाले, जिससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो उस कैथोड ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको इतनी एनर्जी सफिशिएंट मिली कि वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होना शुरू हुए। जब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हमने लाइट इल्यूमिनेट करी, तो वो लाइट इल्यूमिनेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन तभी एमिट होना शुरू होते हैं जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब तक वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी
से ज्यादा नहीं होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं होंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू एमिट या फिर जंप आउट ऑफ द मेटल सरफेस। तो वो मिनिमम एनर्जी जो है वो हमारी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जब हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब कैथोड ट्यूब पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और वो कहां पे अट्रैक्ट होते हैं, एनोड ट्यूब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो एनोड ट्यूब तक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है और उस करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट। तो ये पूरा इस करंट से क्या होता है, फिर ये जो करंट जो है इलेक्ट्रॉन एमिट, हमने लाइट एमिट करी, हमने लाइट इम्युलेट करी कैथोड ट्यूब पर, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हुए। कब इजेक्ट हुए, जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट कैथोड ट्यूब पर पड़ी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर एमिट हुए, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी से कैथोड एनोड इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्टेड हुए और वहां तक जाने में उन्होंने क्या किया, करंट को कॉन्स्टिट्यूट करा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट। अब हमने स्टडी करा कि वो जो करंट है, करंट या फिर जो हमारा करंट मिला इलेक्ट्रॉन के फ्लो से और जो हमने जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने इल्यूमिनेट करी, उन सब की वेरिएशन को हमने स्टडी करा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और हमने बहुत सारी चीजें जो है वो नोटिस करी, बहुत सारी चीजें जो है वो ऑब्जर्व करी। हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं। जैसे कि सबसे पहले इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है कि कितने फोटॉन्स जो हैं वो पर टाइम हमें मिल रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कितने ज्यादा फोटॉन्स पर यूनिट टाइम हो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितने फोटोन पर यूनिट टाइम कम होंगे उतनी कम इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिस लाइट को हमने इल्यूमिनेट करा उस लाइट की इंटेंसिटी को हमने फोटो करंट पे इफेक्ट देखा इंटेंसिटी का। तो हमने क्या देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लीनियरली बढ़ता है एज की इंटेंसिटी बढ़ती है। मतलब कि अगर हमने ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट सोर्स से कैथोड ट्यूब पर फेंकी तो हमारा फोटो करंट जो है वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी कम होगी, फोटो करंट कम होगा। इसका रीजन यही है कि इनका लीनियर ग्राफ आता है कि फोटो करंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, फोटो करंट कम होगा तो इंटेंसिटी भी कम होगी। इसका रीजन ये है कि जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है वो बढ़ता है। अब इलेक्ट्रॉन एमिट जितने हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जितने ज्यादा एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो करंट आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर मूवमेंट हो रही है, वो एनोड तक खींचे चले जा रहे हैं, तो उस वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। इसका मतलब ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट अगर फॉल होगी तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और उतनी ही ज्यादा फोटो करंट होगा। दूसरा वेरिएशन हमने देखा पोटेंशियल का। जो हमने पोटेंशियल प्रोवाइड करी थी कैथोड और एनोड को, जो हमने बैटरी और पोटेंशियल लगाई थी, उस पोटेंशियल का इफेक्ट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कैसे होता है। अगर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाई है, कैथोड को और पॉजिटिव पोटेंशियल दी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज होगा लीनियरली विद इंक्रीज इन पोटेंशियल। लेकिन एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा कि हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करी। पॉजिटिव पोटेंशियल से क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, इसका मतलब फोटो करंट बढ़ रहा है। लेकिन ये एक ऐसे टाइम तक अट्रैक्ट होंगे, ऐसे टाइम तक करंट बढ़ेगा जब तक जो करंट जो है वो सैचुरेट ना हो जाए। अब उस पॉजिटिव पोटेंशियल पे करंट क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, उससे ज्यादा करंट आगे नहीं बढ़ेगा, कि मैक्सिमम हो जाएगा जहां पर फोटो करंट या फिर सैचुरेट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, कि इस पॉजिटिव पोटेंशियल पे इससे ज्यादा और करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ये तो हुआ पॉजिटिव पोटेंशियल, कि हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ता गया। एक ऐसा टाइम आया इस पॉजिटिव पोटेंशियल पे फोटो करंट जो है वो सैचुरेट हो गया कि इसकी इतनी मैक्सिमम वैल्यू, उससे ज्यादा अब ये और करंट नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर हमने ऑपोजिट अप्लाई करा, मींस अगर हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करी कैथोड पे, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए
वो नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो वेरी करती है, और वो नेगेटिव पोटेंशियल होती है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक जाए, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, जिस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा और करंट जो है वो जीरो हो जाएगा, करंट जीरो का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक गया, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है या फिर कट ऑफ पोटेंशियल, तो कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है हमारा वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर करंट जीरो हो गया या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक जाता है, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ या फिर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक फ्रीक्वेंसी, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अगर हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी है तो उसमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। ये ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ में हमने फोटो करंट लिया है y एक्सिस पे और पोटेंशियल है हमारा x एक्सिस पे। अब जैसे मैंने बोला कि पोटेंशियल पॉजिटिव जो है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब एनोड जो है वो और ज्यादा पॉजिटिव हो रही है, एनोड पॉजिटिव ज्यादा हो रही है, इसका मतलब जो फोटो करंट है वो हमारा बढ़ता जा रहा है टिल ऐसे टाइम पे जहां पे जाके वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। तो ये क्या हो गया, सैचुरेशन आ गया। ये हुआ पॉजिटिव पोटेंशियल कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद करंट और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मैं पोटेंशियल बढ़ाती जा रही हूँ लेकिन करंट जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो एक कांस्टेंट हो गया। बट अगर मैंने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करी, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रही हूँ, तो नेगेटिव पोटेंशियल से क्या होगा, करंट धीरे धीरे कम होगा, और एक ऐसी पोटेंशियल जहां पर करंट जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। तो उसको हम लिखते हैं वी नॉट, और माइनस इसलिए लगाए क्योंकि वो नेगेटिव पोटेंशियल है। तो माइनस वी नॉट या फिर वी नॉट है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पर करंट जो है वो जीरो हो गया और हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक गया। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारी वी नॉट है वो इंडिपेंडेंट है किसके, इंटेंसिटी के। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, मतलब जितनी भी ज्यादा इंटेंसिटी हो या जितनी भी कम इंटेंसिटी हो, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। अब जैसे यहाँ पर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटो करंट जो है वो बढ़ेगा। जैसे हमने पीछे देखा कि उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उतने ज्यादा फोटो करंट बढ़ेगा। तो अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट बढ़ गया, करंट की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन सैचुरेट हुआ, सैचुरेशन की वैल्यू भी बढ़ गई। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो तीनों की सेम ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ रही है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट है हमारी इंटेंसिटी के। अगर अब फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है इंसिडेंट रेडिएशन पे, इंसिडेंट रेडिएशन और हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये है हमारा इंटेंस फ्रीक्वेंसी और हमारा फोटो करंट और पोटेंशियल। अगर अब मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी चेंज करी, यहां पर हमारी इंटेंसिटी सेम है, हमारी इंटेंसिटी कांस्टेंट है कि हमने इंटेंसिटी वेरी नहीं करा, लेकिन हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से हमने इल्यूमिनेट करी लाइट वो हमने वेरी करी। तो क्या हुआ, जब फ्रीक्वेंसी हमने वेरी करी तो लेकिन सैचुरेशन करंट जो है वो वेरी नहीं हुआ, वो कांस्टेंट ही रहा। क्योंकि सैचुरेशन करंट किस पे, या सैचुरेशन करंट या फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और हमने इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रखी है, तो हमारा जो फोटो करंट है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे भी हमारा सैचुरेशन करंट या फिर फोटो करंट जो है वो कांस्टेंट रहा। लेकिन हमारी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो मिनिमम पोटेंशियल या वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे हमारा फोटो करंट जीरो हो रहा है, वो पोटेंशियल जो है वो बदल रही है। क्यों बदल रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो है वो बदल रही है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है, तो हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारी मैक्सिमम है। तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा क्या, वी नॉट।
तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? इसका रीजन ये है क्योंकि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हमारी EV0। हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है जब वो एमिट हो रहा है किसी भी सरफेस से, मेटल के सरफेस से, तो जो काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिल रही है वो होती है EV, यानी कि EV0। वो EV0 जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रॉन में होगी और उतनी ज्यादा हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा और उसकी वजह से हमें पोटेंशियल उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी नेगेटिव में, ताकि हम उस फ्लो को रोक सके, उस हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक सके। इसलिए जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब हमें नेगेटिव पोटेंशियल भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक सके और हमारा फोटो करंट जो है वो जीरो हो सके। तो इसलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके? फ्रीक्वेंसी के। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमें उतनी ज्यादा पोटेंशियल नेगेटिव में लगानी पड़ेगी ताकि हम उस इलेक्ट्रॉन को रोक सके। अगर मैं यहां पर ये मैंने ग्राफ बनाया फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मैं बढ़ा रही हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा? तो फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाई लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो ही है। तब तक जीरो रहेगा जब तक एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं आती जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा तो हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है? जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं है, उसको स्टॉप क्या करेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं हो रहा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने के लिए जो हमने पोटेंशियल लगाई है। जब इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुआ उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नीचे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो है। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होने लगे। इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, इसका मतलब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल देनी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लीनियरली उसके साथ बढ़ता है। इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट। हमने क्या जो ऑब्जर्वेशन करी उसकी क्या इंप्लीकेशंस है? तो दो इंप्लीकेशन है, वो ये है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है काइनेटिक एनर्जी, उसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किसी भी एक फोटो इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो फ्रीक्वेंसी के लीनियरली डिपेंड करता है उसके, लेकिन इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? हमारा EV0, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी किसके डिपेंडेंट है? पोटेंशियल की। स्टॉप फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो तब बढ़ेगी जब हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ेगी, लेकिन वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है किससे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन, जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो रहा है, वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? क्योंकि आइंस्टाइन ने हमारी इक्वेशन दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हमारी hν माइनस फाई नॉट। ये है हमारा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मीन जो मिनिमम हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसके बाद ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अगर हमने इस फ्रीक्वेंसी की, इस hν मतलब फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी की हमने लाइट इल्यूमिनेट करी, तो उससे अगर हम वर्क फंक्शन हटा दें तो जो बाकी की जो एनर्जी है वो किस रूप में दिखाई देगी इलेक्ट्रॉन के पास? काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, और लेकिन वो किसके इंडिपेंडेंट है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है काइनेटिक एनर्जी का। अब दूसरी बात ये है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो अगर कट ऑफ पोटेंशियल से कम होगी
तो कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ये दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक की काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। बट द सेकेंड थिंग इज दैट कि द फ्रीक्वेंसी, the minimum frequency required for an electron to emit from the surface is the threshold frequency, and the frequency lower than the threshold frequency no electron emission will take place. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम कैसे वेव के साथ, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, डुअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी बिहेव करता है। अभी जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा वो इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर बताता है, उसका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर बताता है कि उसके अंदर मोमेंटम है। किसी एक पार्टिकल, जैसे एक बॉल है, वो एक पार्टिकल है, बॉल के पास उसका मोमेंटम होता है, वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव करता है। तो वो एज अ पार्टिकल अभी इलेक्ट्रॉन ने बिहेव करा हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर कॉम्पटन स्कैटरिंग भी होती है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है, तो उस वेव नेचर को कॉरस्पॉन्ड करके अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो जो हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी उसको देखते हैं। सबसे पहले तो वेव नेचर, अगर हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यहां पर लगाएं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर लगाना चाहें तो वो नहीं होगा एप्लीकेबल। क्यों? सबसे पहले तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेव में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो हमारा, सबसे पहली बात तो जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि हमें एक मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत है ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो सके सरफेस से। ये हो गई, इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की हमें जरूरत है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, जिसके बाद ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होगा, अगर फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा है तो। और दूसरी चीज ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो इसमें ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा कम समय लगता है, बहुत, मतलब इसमें टाइम लैग जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इंस्टेंटेनियस इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन जो एमिट होता है वो इंस्टेंटेनियसली होता है, कि कोई टाइम नहीं लगता कि हमने यहां से फ्रीक्वेंसी एमिट करी, लाइट एमिट करी, लाइट इल्यूमिनेट करी और वहां से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होने शुरू हो जाते हैं, तो इंस्टेंटेनियसली ये इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम वेव नेचर के थ्रू बात करें तो ये इसमें क्या होता है, कुछ घंटे भी लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन के एमिट होने में। वो कैसे? देखो, अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल के अंदर है वो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस ऑफ मेटल से एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन कंटिन्यूसली, की लाइट पड़ रही है वो रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम तो कम होगा। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम पर इलेक्ट्रॉन तो कम होगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके मेटल से सरफेस से बाहर आने के लिए तो घंटों लग जाएंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन इतनी सफिशिएंट एनर्जी ले ले ताकि वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाए, तो उसको तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इंस्टेंटेनियस है, तो ये भी हमारा जो है वो कॉरस्पॉन्ड नहीं कर पाया। दूसरा ये कि जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ती है हमारे लाइट की, जो हमने लाइट इल्यूमिनेट करी, हमारी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी, इसका मतलब लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी वैसे ही उसका एम्पलीट्यूड, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, और ज्यादा एम्पलीट्यूड होने पर इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, उसके साथ एसोसिएट हमारा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़नी चाहिए। इसका मतलब चाहे कोई भी रेडिएशन, किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आए, काइनेटिक एनर्जी तो इंटेंसिटी पर निर्भर कर रही है, तो इंटेंसिटी की वजह से
काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की बढ़ती रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी से तो उसका लेना देना नहीं हुआ। इसका मतलब जो हमने बोला कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो न्यू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, वो तो एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे बात करें, वेव नेचर की बात करें कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। उन दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है वो बढ़ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो और ज्यादा एमिट होगा, उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो फ्रीक्वेंसी से उसका कोई लेना देना नहीं हुआ। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए उसको एमिट करने के लिए वो भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा एमिट होंगे और ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है वो क्या है, एक मिनिमम कट ऑफ मिनिमम जो है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जरूरी होती है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें थी जो वेव नेचर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थी, जिसको आइंस्टाइन ने जो है वो क्लियर करा। आइंस्टाइन ने ये बोला कि आइंस्टाइन ने जो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हुई, पहली बात तो ये थी कि इंस्टेंटेनियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, बट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि उसको घंटे लग सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए कि वो मेटल सरफेस से बाहर आए। और दूसरी ये कि मिनिमम कट ऑफ पोटेंशियल, मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाना चाहिए। बट यहाँ पर आइंस्टाइन ने ये प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वो क्या है, क्वांटम पैकेट्स में। जो एनर्जी हमें मिल रही है, ये एनर्जी जो प्रोवाइड की जा रही है वो क्वांटम ऑफ पैकेट्स में प्रोवाइड की जाती है, कंटिन्यूअस नहीं होती। जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, बल्कि क्वांटम ऑफ पैकेट्स यानी कि एच न्यू। एच न्यू मीन्स इसको हम बोलते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी या क्वांटम ऑफ एनर्जी या क्वांटम ऑफ रेडिएशन में हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है एनएच न्यू। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू ये फोटोन की एनर्जी है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू के हिसाब से एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूस एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। इसकी वजह से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जंप आउट ऑफ द मेटल। और मेटल सरफेस के लिए वर्क फंक्शन जो है वो मिनिमम चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से एमिट हो सके। और इसके लिए आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। मीन जितनी हमने फ्रीक्वेंसी एनर्जी, हमने जितनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करी, अगर उससे हम वर्क फंक्शन जो है वो हटा दें तो उतनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस इलेक्ट्रॉन के पास होगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है, इससे हमें दो चीजें ऑब्जर्वेशन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पता चल गई। एक तो ये कि मिनिमम वर्क फंक्शन जो है वो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए। अगर मिनिमम वर्क फंक्शन जो है वो नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। कैसे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब कि जो हमारा एच न्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए फाई नॉट से। अब एच न्यू हमेशा ग्रेटर देन फाई नॉट से होना चाहिए, इसका मतलब हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं होगा। इसलिए इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि ई वी नॉट यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो है हमारा एच न्यू बाय फाई नॉट। तो इससे हमने ये देखा कि मिनिमम वर्क फंक्शन जो है वो चाहिए फॉर अ इलेक्ट्रॉन टू जंप आउट ऑफ द मेटल सरफेस। और दूसरा हमने इस इक्वेशन से ये देखा जो आइंस्टाइन ने दी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली वेरी करेगी किसके, काइनेटिक एनर्जी। मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बढ़ेगा। अब आता है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी कि फोटोन। जो फोटोन है, जो हमने लाइट इल्यूमिनेट करी सोर्स से, वो जो फोटोन है उसके अंदर क्या है, उसका पार्टिकल नेचर कैसा होता है। तो जो इंटरेक्शन रेडिएशन, मैटर के साथ जो इंटरेक्शन होती है रेडिएशन की, हमने क्या बोला, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ रहे हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब ये है कि लाइट जो है वो एज अ वेव भी काम करेगी और लाइट जो है एज अ पार्टिकल भी काम करेगी। अभी हमने ये देखा कि हमने सोर्स में
इल्यूमिनेट करी, मतलब वेव इल्यूमिनेट करी। अभी हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है एक वेव के अंदर। लाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है। तो वो क्या हुआ, हमारा फोटोन या फिर जो हमारी लाइट है उसका क्या, वेव नेचर। अब हम देखेंगे उस लाइट का पार्टिकल नेचर यानी कि फोटोन, क्योंकि वो लाइट जो है वो क्वांटम ऑफ पार्टिकल्स यानी कि फोटोन कैरी कर रही है, जिसके पास एनर्जी क्या है, एच न्यू। उसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू। तो डुअल नेचर में सबसे पहले जो हमें कॉरेस्पॉन्ड करना होता है वो होता है एनर्जी के साथ मैटर। मींस एनर्जी और मास का जो इक्विवेलेंस है वो हमें बताता है डुअल नेचर। जैसे आइंस्टाइन की सबसे फेमस इक्वेशन जो है वो है E इज इक्वल्स टू mc², जो क्या इक्वेट करता है, एनर्जी को मास के साथ इक्वेट करता है। वो बताता है कि मास जो है वो भी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मास भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि मैटर और एनर्जी जो है वो आपस में एसोसिएटेड है। तो वो जो लाइट है उसके अंदर जो पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन, जिसके पास एनर्जी होती है एच न्यू। फोटोन की एनर्जी क्या है हमारी, एच न्यू, और उसका मोमेंटम क्या है, एच न्यू बाय सी। तो जब भी कोई एक पार्टिकल होगा वही मोमेंटम कैरी करेगा। अभी तक वो लाइट एज अ वेव बिहेव कर रही थी, जब वो इल्यूमिनेट कर रहे थे हम उसको एज अ सोर्स से, तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी था, और लाइट जो है वो एज अ वेव भी बिहेव करती है, और लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल नेचर बिहेव करती है, जिसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, और वो फोटॉन जो है वो एच न्यू एनर्जी कैरी कर रहे हैं, जो एच न्यू एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन में पढ़ के उनको एमिट करवाती है। तो फोटोन एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी के। फोटोन एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है उसकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से। फोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, वो डिफ्लेक्ट नहीं होते। अगर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हो, क्योंकि फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता जब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं। तो और जो फोटोन पार्टिकल कोलिजन है, जैसे कि हमारा फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, फोटोन का जब भी किसी पार्टिकल के साथ कोलिजन होता है तो हमारी एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो फॉलो होता है कि टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। अब आता है हमारा वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर ये कहता है कि जो हमने पार्टिकल अभी देखा, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होगी। वो हाइपोथेसिस जो है वो दिया डी ब्रॉगली ने, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि जो वेवलेंथ है, wavelength of particle, a particle has always associated a wavelength with it which is equals to h upon mv, यानी कि h upon momentum। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। एक पार्टिकल होगा उसके अंदर मोमेंटम उसका कॉन्स्टिट्यूट होगा, लेकिन जो वेवलेंथ है वो एक वेव की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब डी ब्रॉगली ने क्या करा, एक वेव को पार्टिकल से इक्वेट करा। तो ये क्या है, डुअल नेचर। यहाँ पे क्या है, वेव नेचर, और यहाँ पे है पार्टिकल नेचर। क्योंकि मोमेंटम एसोसिएट किसके साथ होता है, एक पार्टिकल के साथ, लेकिन वेवलेंथ किसके साथ एसोसिएट होती है, एक वेव के साथ। तो डी ब्रॉगली ने ये बोला कि जो वेवलेंथ है वो एसोसिएट होगी पार्टिकल के मोमेंटम के साथ, यानी कि पार्टिकल नेचर इज एसोसिएटेड विद द वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम भी है, लेकिन वो एज अ वेव भी बिहेव करता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर मैं इलेक्ट्रॉन की निकालूं तो लैम्डा क्या होता है, h अपॉन p, यानी कि h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी हाफ mv²। क्या होती है, हाफ mv² इज इक्वल्स टू p² बाय 2m। तो अगर मैं E एनर्जी की बात करूं तो P जो होगा वो हमारा होगा √2me। तो यहां से 2me अंडर रूट क्या होगा, P। तो मोमेंटम की जगह मैं लिख सकती हूँ √2me। और एनर्जी क्या है हमारी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लैम्डा जो है वो होगा h अपॉन में √2mev। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो अंडर रूट में क्या आएगा हमारा, v रह गया यहाँ पर, वोल्टेज कितनी है। और ये क्या है हमारा h, ये है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है
6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। और जब हमने ये पूरी वैल्यू निकाली तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आई वो आई 1.227 अपॉन रूट वी नैनोमीटर, कि जितना पोटेंशियल हम उसमें अप्लाई करेंगे उसका अंडर रूट डिनोमिनेटर में, और उतनी वेवलेंथ जो है वो एसोसिएट होगी किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। इसी के साथ साथ जब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया तो डी ब्रोगली ने ये बोला कि एवरी पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेवलेंथ। दैट मीन्स कि कोई जैसे सपोज बॉल है, अगर कोई सपोज बॉल है उसके साथ भी वेवलेंथ एसोसिएटेड है। अब बॉल का सपोज मास है 0.2, सपोज 10 ग्राम जो है वो बॉल का मास है, ठीक है 10 ग्राम। अगर मैं केजी में बात करूं तो 0.01 केजी या फिर 100 ग्राम कह देते हैं। तो लेट अस सपोज कि एक बॉल है, उसका 100 ग्राम मास है, यानी कि 0.1 ग्राम केजी, 0.1 केजी उसका मास है, और उसकी वेलोसिटी सपोज 20 मीटर पर सेकेंड की है। वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है। तो मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी 0.1 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 2 kg मीटर पर सेकेंड इज द मोमेंटम, 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा जो होगा वो है हमारा h अपॉन पी। h अपॉन पी मतलब 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको करूं तो ये क्या आएगा, 3.3। तो ये होगा लैम्डा क्या होगा 3.3 इंटू 10⁻⁻34। लैम्डा क्या होगा, मोमेंट वेवलेंथ जो होगा वो होगा हमारा 3.3 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। कितनी ज्यादा स्मॉल वेवलेंथ है, -34। ये भी एसोसिएटेड है किसके साथ, एक बॉल के साथ। बॉल जिसका मास 100 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड की है, जो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके साथ भी वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड है। लेकिन वो वेवलेंथ इतनी ज्यादा स्मॉल है, -34 में है, कि हमें वो नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि उसके साथ वेवलेंथ भी एसोसिएटेड है। लेकिन अगर हम वहीं पे एक पार्टिकल की बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक जो हमारा वेव नेचर है वो भी कैरी करता है। अब जो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया, उसके साथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमारा एप्लीकेबल होता है। कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, कि कोई भी एक पार्टिकल है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक एटम के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के अंदर रिसाइड करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली बता नहीं सकते। मतलब a particle, the position, the certainty in position and certainty in momentum cannot be calculated simultaneously। क्योंकि अगर मैं इसकी पोजीशन निकालने जाऊं इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा, उसकी पोजीशन, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने जाऊं तो मैं उस पोजीशन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मोमेंटम को 0 करना पड़ेगा ताकि मैं उसकी पोजीशन जो है वो बता सकूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम क्या होता है, साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम दोनों फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसकी अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट के नियरली इक्वल होता है। अब अगर मेरे को सर्टेनिटी चाहिए पोजीशन में, अगर मुझे पोजीशन जो है वो एक्यूरेट चाहिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा पी जीरो करना मतलब डेल्टा एक्स जीरो करना है, अनसर्टेनिटी एक्स में हमें जीरो करनी है, मुझे एक परफेक्ट पोजीशन चाहिए एक इलेक्ट्रॉन की, तो मुझे डेल्टा एक्स जीरो करना पड़ेगा। अब डेल्टा एक्स जीरो हो गया, इसका मतलब ये जो है वो इन्फिनिटी होना चाहिए ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट आ सके, फाइनाइट वैल्यू आ सके। तो मोमेंटम जो है वो इन्फिनाइट हो गया, इसका मतलब जो है वो एक जो है वो पूरा जो उसकी वेव है पूरी क्या हो गई, पूरे स्पेस में फैल गई। लेकिन अगर मुझे मोमेंटम जो है वो उसमें अनसर्टेनिटी जीरो करनी है तो मेरा जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरे जो इसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है, अगर मेरा डेल्टा एक्स लार्ज है, डेल्टा एक्स लार्ज का मतलब कि मेरी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लार्ज है, इसका मतलब मेरा डेल्टा पी जो है वो स्मॉल होगा, क्योंकि मुझे उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो जब भी अगर मुझे इन दोनों की पोजीशन जो है वो एक्यूरेटली मेजर करनी है तो मैं ये साइमल्टेनियसली नहीं कर सकती, कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड बोथ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। क्योंकि अगर मैं एक्यूरेटली मेजर करना चाहूं, अगर मैं सपोज डेल्टा एक्स को जीरो करूं कि पोजीशन जो है वो एक्यूरेटली मेजर कर लूं, तो मुझे मोमेंटम जो है वो मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा। मेरा मोमेंटम इनफाइनाइट हो गया कि मेरी जो वेव है वो ऐसे हो जाएगी, लोकलाइज हो जाएगी, मेरा मोमेंटम जो है वो इनफाइनाइट चला गया, लेकिन मेरी पोजीशन जो है वो जीरो हो गई। लेकिन अगर मैं पोजीशन को मोमेंटम को जीरो करके मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश करूं तो मेरी जो पोजीशन है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि मेरी वेव जो है वो पूरा अनलोकलाइज हो जाएगी। तो ये होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि मेरी पोजीशन और मोमेंटम जो है वो मैं साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकती फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब आता है हमारा डेविस और जर्मन एक्सपेरिमेंट। अभी तक जो हमने बात करी उसका एक हमारा प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया वो दिया डेविसन और जर्मन ने, जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव भी बिहेव करता है, इसके अंदर डुअल नेचर जो है वो एग्जिबिट करता है, किसमें, मैटर और रेडिएशन दोनों। तो डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने क्या स्टडी करा, इन्होंने स्टडी करा कि डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल। क्रिस्टल सरफेस से कैसे डिफ्रैक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन को, उसको स्टडी करा गया। ये जो डिफ्रैक्शन है क्या है, वेव नेचर है किसी भी एक पार्टिकल का। जैसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या होता है कि जो वेव जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्ट होती है, क्या नेचर है, वेव नेचर है। तो वो इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, दिखाया। तो ये उन्होंने स्टडी करा डेविसन और जर्मन ने। इस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो ये है। इस इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है सेटअप में, सबसे पहले तो यहाँ पर है हमारी इलेक्ट्रॉन गन। इस इलेक्ट्रॉन गन में क्या है, हमारा फिलामेंट है। इस फिलामेंट से क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं। उसके बाद ये एक बीम है, सिलेंड्रिकल बीम है जिसके पास अंदर होल्स है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक कॉल्यूमिनेटेड बीम में कन्वर्ट हो जाए, ताकि एक सीधी बीम में हमारी इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन बीम है। उसके बाद क्या है, निकल टारगेट है। निकल मींस निकल क्रिस्टल है जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पड़ रही है, और उस क्रिस्टल पे जब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है, इस क्रिस्टल पर, जो निकल का क्रिस्टल है, जब इस पे इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है तो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, उस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रॉन में डिफ्रैक्शन होता है, और वो डिफ्रैक्शन का एंगल, कि किस एंगल से जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल रहे हैं, वो हमने किससे मेजर करा, एक मूवेबल डिटेक्टर है जो मूव करके इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो किस डिफ्रैक्शन से एमिट हो रहे हैं, क्या उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो जो है वो डिटेक्टर या कलेक्टर द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर जो है वो कनेक्टेड है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या करंट जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये था पूरा सेटअप, जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें फिलामेंट लगा हुआ है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो रहे हैं। उसके बाद एक कॉल्यूमिनेटेड बीम है। कॉल्यूमिनेटेड बीम जो है वो
एक क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक पाथ में मूव करती है, जिससे क्या है हमारा बैटरी भी कनेक्टेड है। ये बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल प्रोवाइड करती है कि कितना ज्यादा पोटेंशियल से हमारा इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो उस क्रिस्टल को स्ट्राइक करे, और उस क्रिस्टल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, कोई भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो होता है, उस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्रैक्ट होती है उस स्ट्रक्चर में, और डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम जो है डिटेक्टर द्वारा कलेक्ट की जाती है, और उसके एंगल इंसिडेंट बीम की जो पोटेंशियल थी हमारी, जैसे हमने यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड करी कि कितनी ज्यादा पोटेंशियल पे हमने इलेक्ट्रॉन को एमिट करा, वो पोटेंशियल को हमने एंगल के साथ जब स्टडी करा तो ये देखा गया, तो हमने इसकी जो पोटेंशियल है उसको वेरी करा, डिफरेंट मींस 44 से लेके 68 वोल्ट तक हमने पोटेंशियल वेरी करी इलेक्ट्रॉन बीम की, जो क्या है स्ट्राइक कर रही है निकल क्रिस्टल पे। और उसके बाद हमने स्टडी करा कि कितने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, किस एंगल से जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्रैक्ट हो रही है, वो हमने स्टडी करा। तो स्टडी करने पे ये देखा कि जब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट है, हमने 44 से लेके 68 वोल्ट तक का इलेक्ट्रॉन बीम स्टडी करा, उसमें ये देखा कि जब 54 वोल्ट आया, 54 वोल्ट की इलेक्ट्रॉन बीम जब निकल क्रिस्टल पे स्ट्राइक करी तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफ्रैक्शन हुआ। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है 50 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल आया कि 50 डिग्री से जो इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर्ड हुआ। जब हमने पोटेंशियल मींस एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, जो हमने इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल प्रोवाइड करी कि निकल क्रिस्टल पे पड़ने से पहले जो पोटेंशियल है वो हमने 44 से 68 वोल्ट तक वेरी करी, और उसके बाद उसका एंगल स्टडी किया कि कितने एंगल से वो जो है वो स्कैटर्ड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब हमने ये देखा कि 54 वोल्ट आया, जब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन 54 वोल्ट था, तो मैक्सिमम स्कैटर्ड हुआ इलेक्ट्रॉन कितने डिग्री एंगल से, 50 डिग्री एंगल से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड हुआ। इसका रीजन ये था कि इलेक्ट्रॉन जो एज अ वेव बिहेव करा वहां पर, और वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो एंगल है वो मैक्सिमम हुआ। क्यों आया, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि जो डिफरेंट लेयर्स है निकल क्रिस्टल की, वहां पर उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन क्योंकि एज अ वेव बिहेव करा, तो वो जो दो वेव थी वो क्या हुई, सुपर इम्पोज हो गई, और इंटेंसिटी जो हो गई वो हो गई हमारी मैक्सिमम। उसकी वजह से स्कैटरिंग एंगल भी क्या हो गया, मैक्सिमम। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी बिहेव कर रहा है, जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई 54 वोल्ट में, और हमें मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल मिला। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्रैक्शन मेजरमेंट हमने लिया तो उसमें वेवलेंथ निकाली, तो वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएटेड कितनी मिली, 0.165 नैनोमीटर। जब हमने 54 वोल्ट पे स्टडी किया तो डिग्री हमें कितने डिग्री एंगल से स्कैटर्ड मिला इलेक्ट्रॉन, 50 डिग्री एंगल से। तो जब हमने उस डिफरेंट लेयर्स ऑफ निकल क्रिस्टल को स्टडी करा, उसके बाद हमने मैटर वेव्स की वेवलेंथ फाइंड करी, तो वो वेवलेंथ आई 0.16 नैनोमीटर। इसका मतलब उस टाइम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या थी, 0.165 नैनोमीटर। अब जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिए थे, उसमें डी ब्रॉगली ने लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p दिया, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा निकाला। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब हमने लैम्डा निकाला वो था 1.227 अपॉन रूट वी। अगर हमने यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू रखी 54, तो जो हमें लैम्डा मिला वो मिला 0.167 नैनोमीटर, जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट था। 1.65 जो किसके साथ एसोसिएटेड था, इलेक्ट्रॉन के एसोसिएटेड था। जब निकल क्रिस्टल की हमने स्टडी करी और उसके बाद वेवलेंथ निकाला तो वो था 0.165, और जो डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया उससे जब हमने वेवलेंथ निकाला कि इतने पोटेंशियल पे वेवलेंथ क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो आया 0.167 नैनोमीटर। तो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो हमें मिली, जिसकी वजह से ये प्रूफ हुआ कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर एग्जिबिट करता है, वेव नेचर भी है, जिसके पास की पोटेंशियल, इतने पोटेंशियल से एक्सीलरेट होने पर इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो कितनी आई, 0.167 नैनोमीटर। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कंफर्म करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है वो, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है वो भी सेटिस्फाई करता है।
तो ये है हमारा 54 वोल्ट पे जो मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल है, और उसके बाद जो है वो स्कैटरिंग एंगल धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि उसके बाद अब इंटरफेरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव होती गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई 54 वोल्ट पे, जिससे हमें मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल मिला। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप इस सभी को समझ में आएगा कि कैसे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल या रेडिएशन होता है, कि जिसमें एक पार्टिकल जो है वो एज अ जो इलेक्ट्रॉन है एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी बिहेव करता है, या फिर लाइट जो है वो एज अ वेव भी बिहेव करती है, लेकिन लाइट जो है उसमें फोटोन यानी कि पार्टिकल भी होता है जो कैरी करते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तो तब तक स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया एंड थैंक यू सो मच।